गुड आफ्टरनून एवरीवन। द सिनर्जी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जनरल साइंस का तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं एचसीएस 2026 के लिए। आज के लेक्चर में हम 2022 का जो एचसीएस का पेपर था उसको सॉल्व करेंगे। हमने पहले बात की थी कि केवल 9 क्वेश्चंस आए थे इस साल। थोड़ा-सा अलग है, नो क्वेश्चन आना पैटर्न से डिफरेंट है क्योंकि जनरली हमें 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस साल नो क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चंस का लेवल ठीक-ठाक था। इन जैसे हमने कल कहा था कि जो 2023 का पेपर था, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा टफ नहीं थे। यहाँ पे हमें कुछ पोर्शंस थोड़ा-सा टिपिकल देखने को मिले थे। थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज उसके लिए चाहिए थी। तो हम वो नो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स में तीनों क्वेश्चन ग्रेविटी और मोशन वाले चैप्टर से थे। तो एक बार अगर हम इसका क्रक्स समझ गए तो तीनों क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, which of the following statement with reference to uniform linear motion and uniform circular motion is or are true? हमें बताना है ट्रू कौन सा है। दो चीजें पूछी गई है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म का मतलब है कि चेंज नहीं हो रही है चीजें, सिमिलर है। लीनियर का मतलब एक ही डायरेक्शन में, सर्कुलर का मतलब ऐसे सर्कल में चीजें मूव कर रही है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पहली चीज है, इन अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन अ बॉडी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड, बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली। यस, दिस इज करेक्ट। कैसे? ये एक स्ट्रेट पाथ था, इसके ऊपर एक बॉडी ऐसे जा रही थी, कोई भी एक चीज है वो ऐसे ट्रेवल कर रही है। उसको हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कब बोलेंगे? लीनियर मतलब एक ही लाइन में चीजें चल रही है और सेम स्पीड से चल रही है। तो दिस इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। बट जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो चीज ऐसे घूम रही है। जब चीज ऐसे घूम रही है तो चाहे इसकी स्पीड सेम हो, बट इसकी देखो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अभी इस पॉइंट पे यहां है, फिर थोड़ी सी यहां हो गई, फिर यहां हो गई, फिर यहां हो गई। डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो ये बात बिल्कुल सही है हमारी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्रू बताना है तो दिस इज अच्छा। जब भी क्वेश्चन में ट्रू या फॉल्स पूछा जाए तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए? जो स्टेटमेंट है उसके साइड में लिख देना चाहिए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो दिस इज ट्रू, ताकि लास्ट में हमसे कोई मिस्टेक ना हो कि ट्रू बतानी थी या फॉल्स बतानी थी, वैसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज ट्रू। In a uniform linear motion, there is instantaneous change in velocity, but in uniform circular motion, the velocity remains the same. This is false. क्यों false है? हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो वहां पे स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वहां पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन का रोल है। वेलोसिटी में डायरेक्शन का रोल है, और डायरेक्शन तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंज हो रही है। वहीं पे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में स्पीड भी सेम है, और क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है तो वेलोसिटी भी सेम है। इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन देयर इज इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी, नो इट इज सेम। बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, नो इट चेंजेस। ठीक है। Uniform linear motion is an accelerated motion, but uniform circular motion is not an accelerated motion. Again, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत है। क्यों गलत है? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होगा तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। लीनियर मोशन में वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, तो इट इज नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट वाली पार्ट हम देख लेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन। तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। हमें क्या बताना है? ट्रू कौन सी है? तो ट्रू क्या होगी हमारी? सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू है, व्हिच इज सी ऑप्शन। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बेसिक क्वेश्चन है मोशन के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज 25th क्वेश्चन। Which of the following statements about freely falling objects is और are false? तो यहाँ पे false को हाईलाइट करना पड़ेगा कि हमसे पहले ही false पूछा है। मैंने आपको बताया है स्टेटमेंट के पहले हम लिख लेंगे ट्रू है या false है।
The freely falling objects are objects falling from a height towards the earth under gravitational force of earth. Yes, absolutely correct. फ्री फॉल किसको बोलते हैं हम? कोई चीज जैसे ये एक पेन है, ये फॉल कर रहा है, तो अर्थ से अर्थ की तरफ जा रहा है, सेंटर यहाँ पे है अर्थ का, तो अर्थ की तरफ जा रहा है, दिस इज अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट. Objects falling from a height towards the earth under gravitational force of earth. Absolutely correct. This is true. The acceleration of a body falling freely towards the earth depend on the mass of the body. No, this is wrong. जो एक्सेलरेशन होती है वो तो कांस्टेंट होती है, हमें पता है. जो अर्थ की एक्सेलरेशन है उसको हम छोटे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये तो कांस्टेंट है. चाहे आप इस पेन को फेंक लीजिए, चाहे आप ऊपर से एक पत्थर को फेंकिए, चाहे आप एक पंखे को फेंकिए, वो इसी स्पीड, इसी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा. तो मास के ऊपर चीजें डिपेंड नहीं करती. दिस इज फॉल्स. If an object is dropped freely from a height, its initial velocity u is zero, and if an object is thrown vertically upward, its final velocity becomes zero. Okay. जब भी कोई चीज शुरू होती है, मोशन उसका शुरू होता है, तो दैट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी. उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, शुरू की वेलोसिटी. जब मोशन खत्म हो रहा है उसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी. ये कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका, नीचे फेंका, इस पॉइंट पे जब ये था तब इसमें कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी. एब्सोल्युटली करेक्ट. यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं थी इसकी, यहां से मैंने इसको पुश किया तब ये नीचे आया, तब इसकी वेलोसिटी बढ़ी है. तो पहला पार्ट करेक्ट है. इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो. अब मैं इस पेन को अगर ऊपर फेंकता हूँ तो ये ऊपर जाएगा, एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, फिर वापस नीचे आना शुरू होगा. तो ये एक पॉइंट पे जाकर रुक गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी उस पॉइंट पे जीरो हो गई. तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है. दिस इज ट्रू. हमें क्या बताना है? करेक्ट आंसर और फॉल्स पूछा गया है. तो फॉल्स यहाँ पे सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा बी ओनली. अब देखिए, टू ओनली. एग्जाम में वहां पे गलती कैसे होती है आपसे? फॉल्स पूछा है, आपको ये तीनों चीजें आती होंगी एग्जाम में, फिर भी आप गलती से इसको टिक कर दोगे. क्यों टिक कर दोगे? क्योंकि आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि फॉल्स पूछा था. आपने बहुत मेहनत से तीनों स्टेटमेंट्स को सॉल्व किया, आप कंक्लूजन पे आए कि वन और थ्री जो है वो करेक्ट है. पूछा क्या गया है? फॉल्स कौन सी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है. तो आपको ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, इन चीजों का ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, अगेन मोशन का ही क्वेश्चन. अब आप अगर इन तीनों क्वेश्चन में से अगर आपको एक भी क्वेश्चन आता होता तो वो दोनों क्वेश्चन बाकी आपके सॉल्व हो जाते. देखिए कैसे. When an artificial satellite moves around Earth in a circular orbit with a constant speed, its velocity is not constant because the motion of the satellite is changing continuously. Direction of motion is changing continuously. अभी तो हमने इसकी बात की थी कि जब सर्कुलर मोशन में चीजें हैं तो जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, बट क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट. रीजन इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ कीप सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड इट. यस, जो ग्रेविटी होती है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो सैटेलाइट को अपनी तरफ पुल करता है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ पुल करता है. अब उस पुल की वजह से वो सैटेलाइट जो है वो एक ऑर्बिट में घूमती रहती है. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है. अब हमसे पूछा गया है कि क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. क्योंकि फोर्स ग्रेविटी का खींच रहा है तो सैटेलाइट को गोल घूमने पे गोल घूमना पड़ रहा है. क्योंकि वो गोल घूम रही है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है. तो दिस इज करेक्ट. आंसर हो जाएगा इसका ए. हम चलते हैं नेक्स्ट पे. अब ये तीन क्वेश्चंस आएंगे जो तीनों केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को हम इसको कह सकते हैं, जो हमारा 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री के मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे करने के लिए, वहां से टॉपिक हम पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट इज ट्रू. आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बात हो रही है. ठीक है. ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड is the first popular artificial sweetening agent. Yes, this is correct. Orthosulfobenzamide पहला था artificial sweetening agent. इसको saccharin बोलते थे हम. Saccharin है और ये अराउंड 500 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है शुगर से. 500 गुना ज्यादा शुगर से ज्यादा मीठा था ये. तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. Orthosulfobenzamide is the first popular artificial sweetening agent. Yes. It is known as saccharin. Yes.
इट इज अबाउट 100 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर। नो, इट इज नॉट 100 टाइम्स, इट इज अराउंड 500 टाइम्स। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। तो 3 को एलिमिनेट कर देते हैं। हमसे क्या पूछा है? ट्रू। ट्रू पूछा है तो ट्रू। 1 और 2 स्टेटमेंट जो है हमारी वो ट्रू है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो डी विल बी आर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये बात समझ आई है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, नो डाउट अबाउट इट। इतना डेप्थ में आपको नहीं पता होगी चीज एग्जामिनेशन में, बट अगर किसी ने अपने बेसिक्स पढ़ रखे हैं ठीक से तो ये क्वेश्चन किया जा सकता था। ठीक है, बट अल्टीमेटली है थोड़ा टफ क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट इज दिस, अगेन कंपैरेटिवली थोड़ा टफ क्वेश्चन है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ टॉपिक से ही आया है। थोड़ा सा हायर एंड पे चला गया है क्वेश्चन, सोप्स के बारे में पूछ रहा है। तो इन्होंने कहा है कि ट्रांसपेरेंट सबसे पहले ट्रू बताना है। ट्रांसपेरेंट सोप्स आर मेड बाय डिसॉल्विंग सोप इन इथेनॉल देन इवेपोरेटिंग द एक्सेस सॉल्वेंट। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि ट्रांसपेरेंट सोप बनाने के लिए हमें इथेनॉल का यूज करना होता है। दिस इज ट्रू। शेविंग सोप कंटेन फिलर्स लाइक सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरैक्स एंड सोडियम कार्बोनेट। नहीं, इसके लिए हम शेविंग सोप्स के अंदर हम ये फिलर्स नहीं करते हैं, बोरेक्स और ये सब चीजें नहीं होंगी यूज। तो ये हो जाएगा फॉल्स। Soap chips are made by running a thin sheet of melted soap onto a cool cylinder and scraping off the soap in a small broken piece. Yes, this statement is correct. तो ये हो जाएगा हमारा true. तो हमें true बताना है तो 1 and 3 are true और second is false. ठीक है, उसके बाद में हम 29th क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ केमिकल कंपाउंड्स है और उनका यूजेज पूछा गया है कि इस केमिकल कंपाउंड का क्या यूज है। ठीक है, सबसे पहला कंपाउंड है नॉर्थरिंड्रोन, फिर एलिएटन, फिर सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, उसके बाद में फेनेल्जीन। ये कुछ 4 कंपाउंड्स है, इन चारों कंपाउंड्स का यूज पूछा गया है। तो यहाँ से आपको हर चीज अगर नहीं पता है तो भी काफी आसान है। एलिएटन 10th जो एनसीईआरटी में आपको बता रहा हूँ आर्टिफिशियल स्वीटनर ही है एक, जो काफी मीठा होता है। तो ये हो जाएगा 3। तो बी को 3 के साथ मैच करते हैं हम। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हम इस पे आ गए हैं। नॉर्थेंड्रॉन जो है वो एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है। अगेन एक कॉमन सा ड्रग है, ये हमें बुक में मिल जाएगा स्टैंडर्ड बुक्स में। तो ए का विल बी 2, तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा ये। तो अगर आपको इनमें से कोई भी 2 भी पता था तो काम चल जाएगा। फेनल्जीन भी एक कॉमन सी चीज है, एंटी डिप्रेसेंट है। और ये देखिए सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये अमोनियम ब्रोमाइड आयंस की बात हो रही है और यहाँ पे देखो अमोनियम एक आयन है, ब्रोमाइड अगेन Br नेगेटिव आयन है, तो कैटाइनिक डिटर्जेंट। तो यहाँ से थोड़ा डिराइव करके वहां पे लॉजिकल रीजनिंग लगा के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन टफ है, नो डाउट अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट पैरासाइट। तो पैरासाइट हमें पता है क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। हमें ट्रू बताना है, विच इज ट्रू। ठीक है, डोडर, डोडर का एक और नाम कस्कुटा भी बोलते हैं। तो इज अ प्लांट पैरासाइट, यस, which has a special sucking root called as hostoria for absorption of food from the host plant. Yes, जो डोडर होता है वो होस्ट प्लांट से उसको न्यूट्रिएंट्स लेने, पैरासाइट है तो होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसके लिए उसके अंदर एक स्पेशलाइज सकिंग रूट होता है जिसको हॉस्टोरिया बोलते हैं। द स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज ट्रू। डोडर इज अ वाइन लाइक पैरासिटिक प्लांट एंड इज एसेंशियली लीफलेस। यस इट इज। देखो, जब ये प्लांट के अंदर लीफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए, उस फोटोसिंथेसिस करना है उसको। ये एक पैरासिटिक प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट है तो ये होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए। तो इसको अगर लीफ नहीं होगा तो इसका काम चल जाएगा क्योंकि ये पैरासिटिक है, इसको फोटोसिंथेसिस की नीड ही नहीं है। ये तो डिपेंडेंट ही किसके ऊपर है, होस्ट के ऊपर है। तो दिस इज ट्रू। ठीक है, अब अगर आपको पता है कि सेकंड भी ट्रू है और फर्स्ट भी ट्रू है तो यहां से ही आपका आंसर आ जाएगा डी। बट हम एक बार देख लेते हैं बाकी की 2 स्टेटमेंट्स भी। मेनी स्पीसीज ऑफ डोडर कॉज वीड प्रॉब्लम्स इन द हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री। सोचिए, एक ऐसा पौधा है जो दूसरे पौधों के ऊपर डिपेंड है खाना खाने के लिए। एक प्लांट अपना न्यूट्रिएंट, एक प्लांट अपना खाना बनाता है, उसको अल्टीमेटली कोई और प्लांट खा रहा है। अब आपकी वो फसल है, आपकी फसल का जो न्यूट्रिएंट है वो कोई और वीड खा रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्योंकि हम इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं कि डोडर है वो एक पैरासिटिक प्लांट है,
वो दूसरे प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को खा रहा है, तो अल्टीमेटली वीड तो बन ही जाएगा ये, तो ये वीड है, दिस इज ट्रू। Once the dodo plant gets attached itself to the host plant, it loses its root system. Yes, this is also correct. एक फैक्चुअल चीज है जो आपको पता होगी। तो ये क्वेश्चन नो डाउट डोडर के बारे में थोड़ा डेप्थ में पूछा गया है, बट डुएबल है, क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ दो स्टेटमेंट अगर हमें पता है तो चीजें सॉल्व हो रही है हमसे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। ओके, नेक्स्ट चीज में कुछ प्रोसेसेस है और उनको डिस्क्राइब कर रखा है। अगेन आपको हो सकता है प्राइमा फेसी देखने में लगे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, बट अगर हम एक दो चीजों के बारे में भी जानते हैं तो चीजें सॉल्व हो सकती है। जैसे सबसे पहले मोल्टिंग। आपको मॉल्टिंग आपने सुना होगा जरूर। मॉल्टिंग का मतलब होता है एक इंसेक्ट है, मान लो या कोई भी जानवर है, वो अपनी आउटर मोस्ट स्किन को शेड कर रहा है। उसकी आउटर स्किन जो है वो शेड हो गई, तो उसकी जो नई स्किन हो जाएगी अल्टीमेटली, क्योंकि आउटर मोस्ट तो शेड हो गई। इस प्रोसेस को बोलते हैं मोल्टिंग। तो मोल्टिंग का प्रोसेस क्या होता है? शेडिंग ऑफ आउटर लेयर। ए का फोर्थ, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आंसर आ गया, सिर्फ एक चीज से आपका आंसर आ रहा है, बट हम बाकी की चीजें भी देखते हैं। देखो इससे हो जाता। उसके बाद में रीलिंग अगर आपने ना सुना हो तो शेयरिंग जरूर सुना होगा। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? शीप है, शीप के ऊपर वूल लगी है, उस वूल को रिमूव करना। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल। तो सी का थ्री, देखो सी का थ्री भी सिर्फ एक ही उसमें है, सॉरी सी का टू, आई एम सॉरी, सी का टू आएगा, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल। तो यहाँ पे देखिए सी का थ्री है, यहाँ पे सी का फोर है, यहाँ पे सी का फोर है, सी का टू सिर्फ इसमें है। तो अगर आपको सिर्फ रीलिंग शेयरिंग पता था क्या होता है, सिर्फ ये पता था मोल्टिंग क्या होता है, तो आपकी चीजें सोल्व हो जाती, आपको बाकी सब जानने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, फिर उसके बाद में रीलिंग। रीलिंग क्या होता है देखिए, रीलिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम कुकून्स। कुकून, सिल्क वर्म अपने अराउंड कुकून बनाता है, उस कुकून से हमने सिल्क को निकाला है, वो रीलिंग होता है। एंड लास्ट इज स्काउरिंग। स्काउरिंग क्या होता है? जब हमने वूल को एक्सट्रैक्ट किया है तो उसके बाद में उस वूल को क्लीन करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम स्काउरिंग बोल देते हैं। डस्ट और वो सब हटाना होगा हमको। तो इजी क्वेश्चन है, नो डाउट आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट देख के टफ लग सकता है, बट जैसे ही आप इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, हमें स्पोर्स के बारे में बताना है। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है फंगाई के और सिंपल प्लांट्स के। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट इसको सॉल्व करते हैं। Zoospores are flagellated motile spores produced inside the parent cell called zoosporangia। ठीक है, zoosporangia, sporangia क्या है? बॉडी है जो स्पोर को होल्ड करके रखती है, दैट इज sporangia। वो sporangia जो अटैच होती है प्लांट बॉडी से, वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर से होती है जिसको हम बोलते हैं sporangiopore। जूस्पोर्स आर फ्लैजेलेटेड, यस। जूस्पोर्स के ऊपर एक फ्लैजेला होता है, और वो फ्लैजेला क्यों है? उसको मोटाइल बनाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट है, दिस इज ट्रू। तो अब करेक्ट हमें बताना है और ट्रू पूछा गया है, तो वन जहां नहीं है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्लियर है कि थर्ड तो पक्का करेक्ट है, हमें यहीं से पता लग गया कि थर्ड पक्का करेक्ट है। सेकंड को देखना है अब। Conidia are non-motile spores. Yes, Conidia are non-motile spores. They are produced singly or in chain by constriction at the tip or the laterally on specialized hyphal branches called conidiophores. अभी मैंने बताया sporangia sporangiophore, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। वैसे कोनिडिया कोनिडियोफोर, तो कोनिडियोफोर क्या है? एक स्पेशलाइज्ड हाइफल ब्रांच है, दिस इज करेक्ट। उसके टिप के ऊपर होते हैं कोनिडियाज, और वो क्या है? नॉन मोटाइल स्पोर्स है। और ये जो कोनिडिया है सिंगली भी प्रोड्यूस हो सकता है और चेन में भी प्रोड्यूस हो सकता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो वन और टू दोनों ट्रू है, तो अल्टीमेटली आंसर सी ही होगा। ठीक है, टफ क्वेश्चन है नो डाउट, बट किया जा सकता था अगर आपको जूस्पोर और कोनिडियास के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है। ठीक है, गेम्यूल्स आर द endogenous bud that are simply a copy of parent nucleus with a small amount of cytoplasm and protective covering around it। दिस इज करेक्ट। जेम्यूल्स क्या होते हैं? जो पेरेंट है उसके न्यूक्लियस की एज इट इज कॉपी और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है, और उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, तो एक टाइप का कंप्लीट सेल बन गया। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, तो दिस इज ट्रू। आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो ये नो क्वेश्चंस थे, थोड़े से मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में थे। फिजिक्स थोड़ी सी हमें कंपैरेटिवली, मोशन अगर आता है तो आसान था बिल्कुल। ठीक है, केमिस्ट्री हम कह सकते हैं मॉडरेट टू थोड़ा सा डिफिकल्ट की साइड है। बायोलॉजी अगेन मॉडरेट टू डिफिकल्ट की साइड है। नो क्वेश्चंस थे,
ठीक-ठाक अगर एस्पायरेंट है, वो ठीक से प्रिपरेशन कर रहा है तो साइंस में हो यहाँ पे भी वो ठीक-ठाक स्कोर करता। अब इस पेपर को देख के हमें ये पता लग रहा है कि हमें थोड़ी-सी चीज़ें डेप्थ में भी पूछी जा सकती है। तो जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मैंने आपको स्पेशली कहा था कि इसको अच्छे से पढ़ना है। तो आप ऐसे टॉपिक्स को मिस नहीं करेंगे, बहुत ज़रूरी होगा आपके एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करने के लिए, ठीक है? ओके। उसके बाद में ज्योग्राफी का पोर्शन है, तो इसी के साथ हमारे नो के नो क्वेश्चंस समाप्त हुए। कोई और आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, ठीक है? और थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।